हरियाणा के रण के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि शायद चुनाव लेट होंगे, क्योंकि सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि चुनाव अपने समय पर होंगे, समय से पहले नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और उसके नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लोगों ने अपनी अपनी ओर से अभी से एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। इसी पर तमाम जानकारी मेरे साथी भूपेंद्र से लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की नेशन वाइड सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। तो अब से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रदेश का दौरा किया गया था। उसके बाद सारे इंतजामों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 1 तारीख को सारे एक ही चरण में मतदान हो जाएंगे, सभी की सभी 90 विधानसभा सीटों पर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, 18, 25 और 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। और नतीजे हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही 4 अक्टूबर को आएंगे। मेरे साथ भूपेंद्र जुड़े। भूपेंद्र से जानते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मुख्यमंत्री ने तो सुबह सुबह कहा था कि समय पर ही चुनाव होंगे, अभी कुछ ऐसा अंदेशा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने साफ तरीके से बोल दिया था, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे की बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही ये कह दिया कि हरियाणा में इस तारीख को चुनाव होने वाला है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिस तरीके से आज तारीखों का ऐलान हुआ, 1 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को जो मतदान उनके काउंटिंग होने हैं, तो इस बार ये सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच सबसे मजबूत टक्कर बताई जा रही है। साथ ही साथ सीएम सैनी ने जो सुबह उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चुनाव समय पे होगा, यानी समय पे होगा, यानी कि अंतिम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने का आकलन था। लेकिन उससे 20 या 25 दिन पहले ही चुनाव हो रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच तो लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन जेजेपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटों हासिल कर पाई थी, वैसे किंग मेकर की भूमिका में? बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में थी। लेकिन वो इस बार दबदबा या कह लें कि जो उनकी मजबूती थी ज़मीन पे, वो कम दिखाई दे रही है। और ख़ास करके दिग्विजय चौटाला किसान आंदोलन के बाद से जिस तरीके से उनको वहाँ की जनता ने एक तरीके से इस लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो जेजेपी को बहुत ही कम प्रतिशत वोट मिले हैं और 0 सीट उन्हें हासिल हुई है। तो इस बार अब देखना होगा कि 4 अक्टूबर को किनके मत्थे पग बन रहा है सीएम का। एक तरफ हुड्डा के लाल दीपेंद्र हुड्डा यात्रा पे निकले हुए हैं, तो वहीं उनके पार्टी में जो गुटबाजियों का जो शुरुआत हुआ है, या एक तरीके से जो जोड़ों पे चर्चा हो रही है, कुमारी शैलजा हो या सुरजेवाला हो, लेकिन सबसे मजबूत जो यात्रा लेके निकले हैं वो दीपेंद्र हुड्डा लेके निकले हैं। लेकिन वहीं सामने आप देखेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से भी तमाम वादे और तमाम ऐसे लोगों के विकास के लिए, या पीएम सूर्य घर योजना हो, या तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर सीएम सैनी अभी काफ़ी जोरों पे एक्टिव है। तो उसको लेके अब देखिए हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को किसके मत्थे सीएम का पग बनने जा रही है। भूपेंद्र, 73 सामान्य सीटें हैं और 17 आश्रित सीटें हैं, ठीक है। और 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट भी आ जाएगी। कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है प्रदेश में, चाहे वो किसान आंदोलन ले लो, चाहे वो रेसलर वाला आंदोलन ले लीजिए, और या फिर एनएचएम कार्यकर्ताओं की स्ट्राइक ले लीजिए, या फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कह लीजिए। तो किस तरह देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है किस तरह भाजपा के पक्ष में जाती है, या फिर इससे उलट कुछ होता है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी सवाल पूछा, जिस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि जो सरकार 10 साल से वहाँ सत्ता में है हरियाणा में, तो उससे सवाल ज़्यादा वहाँ की जनता पूछेगी, और पूछेगी भी। उसमें 3 सबसे प्रमुख सवाल आप देखेंगी तो जो किसान आंदोलन 2020 में शुरुआत हुई थी, और किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसान सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उस किसान बिरादरी में एक जो जातीय समूह है, उसमें जाट समुदाय सबसे ज़्यादा नाराज़ भाजपा से और जेजेपी से भी, तभी जेजेपी अलग हुई ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा चुनौती और या कहें नाराज़गी है भाजपा के खिलाफ, वो है पहलवानों के साथ जो बीजेपी सांसद पे आरोप लगा था बृजभूषण शरण सिंह पे, कि उन्होंने पहलवानों के साथ यौन शोषण या उस तरीके का उन पे आरोप लगा था, जिसको लेके दिल्ली के जंतर मंतर पे लेके, सड़कों पे लेके आज देश की जो एथलीट हैं, विश्व विजेता आज हिंदुस्तान के लोग विनेश फोगाट
फोगाट को मान रहे हैं या साक्षी मलिक को, तो उनको सड़कों पे लेटते हुए आंदोलन करते हुए हरियाणा की जनता ने देखा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। चुनौती तो रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 629 पोलिंग बूथ हैं जी। और 150 मॉडल पोलिंग बूथ है। आप इसको कैसे देखते हैं कि 22 डिस्ट्रिक्ट वाला ये छोटा सा राज्य है और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और इस तरह एक बहुत बड़ा चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि ये एक प्रमाण है, लोकतांत्रिक प्रमाण है कि इतने छोटे से राज्य में भी इतने सारे पोलिंग बूथ का ऑर्गेनाइजेशन होना बड़ी बात है। इसको कैसे चुनाव आयोग का जो मैनेजमेंट है, जो तजुर्बा है, और जिस तरीके का हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने इतने हजार बूथों का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ 100% हर बूथ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे पॉश इलाके हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक एक बूथ बनाने की जो चुनाव आयोग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया। तो एक तरीके से ये जो चुनाव होगा वो काफ़ी पारदर्शी तरीके से कराने का चुनाव आयोग का आह्वान है, और एक आश्वासन भी दिया गया है आज। भाजपा के लिए तो आपने बता दिया कि चुनौती है। कांग्रेस को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, 50-50 मार्जिन रहा है, 5 सीटें लोकसभा की जीती है 10 में से। तो अब जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है ग्राउंड में, हम देखते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, तो किस तरह की खिलाफत या मुखालफत भाजपा की तरफ खिलाफ दिखाई देती है या फिर उनके समर्थन में दिखाई देती है, कि कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण या फिर कितना सहायक साबित होगा? कांग्रेस के लिए तमाम ऐसे आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो सबसे प्रमुख मुद्दा आता है कांग्रेस के साथ गुटबाजी। वो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी होती है, आप देखेंगे 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ भी गुटबाजी ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पे ला दिया। तो वहीं हाल अगर यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, कुमारी सैलजा में, सुरजेवाला में, रणदीप सुरजेवाला में, तो अगर ये तिकड़ी अगर सच में गुटबाजी अगर ज़मीन पे आ गई और उसका पोलिंग बूथ पे असर पड़ गया, तो वो एक बड़ा सवाल कांग्रेस के साथ है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने अभी कुछ महीने पहले एक मीटिंग की थी, लोकसभा चुनाव के वक्त ही मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर गुटबाजी है भी, ये सूत्रों के हवाले ये चर्चाएं बहुत जोरों पे थी कि अगर गुटबाजी है भी तो मीडिया में बयान नहीं देना है, इस तरीके से वो जनता के बीच नहीं जानी चाहिए, ताकि वो नकारात्मक छवि बनेगी नेताओं की, और वो उससे वोट फ्रेगनेंस होता है, वो वोट बट जाता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आज 16 अगस्त है और महज 1.5 महीने का पूरा वक्त रह गया है। क्या ये 1.5 महीने का वक्त काफ़ी होगा पार्टियों के लिए लोगों से, जनता के बीच में जाके जुड़ाव करना, मिलना, उन्हें अपनी योजनाओं को समझाना, उन्हें ये बताना कि हम या फिर वो प्रत्याशी कितने उनके लिए काबिल हैं, और ये या फिर ये समय बहुत कम है? बहुत कम जनता के लिए तो बहुत कम नहीं है। जनता हो सकता है, जनता कई बार होता है कि मन बना के बैठी रहती है। जनता तो शायद पिछले 5 सालों से मन बना के बैठी ही है। जनता 5 साल पहले भी जब सरकार बनाती है तो कुछ साल महीने बाद ही वो बना लेती है मूड की अब अगली बार किसको चुनना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तैयारी लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी हो गई थी। जब आप देखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर को हटाना एक एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो सीएम से पूछा जाता है, वो सीएम का फेस उस तरीके से डिपिक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाना और नायब सिंह सैनी को बैठाना, तो नायब सिंह सैनी एक ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो बीजेपी की जो तैयारी है वो ओबीसी समुदाय पे सबसे ज़्यादा है, और ख़ास करके सीएम सैनी की जो छवि है वो कहीं से ज़्यादा धूमिल होती या नकारात्मक तौर पे अभी हरियाणा में काबिज नहीं हुई है। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तैयारी है। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा पे निकले हुए हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, और उसका आप देखेंगे कि वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और जो जनता की जो हम लोगों ने अभी बात किया कि 3-4 सवाल या नाराज़गी से भाजपा को जूझना पड़ सकता है, वो उसमें महंगाई है, उसमें आपको बेरोजगारी है, उसमें पहलवानों का जो मुद्दा था, अभी हालिया विनेश फोगाट के साथ जो मामला हुआ है ओलंपिक में, वो भी मामला कहीं ना कहीं तुल पकड़ा हुआ है कि उनके साथ जो भाजपा के सांसद थे उन पे जो आरोप लगी थी, तो उसका भी असर विनेश फोगाट के इस 100 ग्राम का जो खेल हुआ है ओलंपिक में। तो ये इन सब सवालों के साथ दीपेंद्र हुड्डा सड़कों पे हैं, गाँव में हैं, गलियों में घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो उसका एक सिर्फ सकारात्मक छवि बन रही है दीपेंद्र हुड्डा की, और उसका सकारात्मक पोलिंग बूथ पर भी असर पड़ेगा। सकारात्मक पोलिंग बूथ पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि मेन मुद्दे जो इस चुनाव में होने वाले, जो जनता, क्योंकि हरियाणा के लोग जो हैं वो रोज़गार पर और सरकारी रोज़गार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते आए हैं,
तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने वाली जो योजना है, जिसके जो अभी तक भी नहीं हुई है, उस पर लोग, उसके आधार पर लोग ज़रूर वोट देंगे। इसके अलावा एनएचएम कार्यकर्ताओं की लगातार जो 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और इसके अलावा एनएचएम कार्यकर्ताओं की जो स्ट्राइक है लगातार चलती हुई आ रही, उसको भी लोग मुद्दा बना सकते हैं। और जो रेसलर्स वाले जो मुद्दे हैं, रेसलर प्रोटेस्ट हो या फिर किसान आंदोलन हो, ये भी मुद्दे बन सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नवरात्रि के दूसरे दिन ताज किसके सर पर सजता है। नमस्कार।